Hello everyone, I am Rukmani Sharma and in this video I am going to explain you the chapter from trade to territory कि कैसे जो केवल बिजनेस करने के लिए ट्रेड के लिए इंडिया में कंपनी आई थी वो इंडिया के बहुत बड़े पार्ट की रूलर बन गई. तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. You should watch the video till the end and many new facts you will come to know about this company. Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. औरंगजेब का नाम आप बहुत बार सुनते होंगे. ये मुग़ल रूलर्स जो भी पावरफुल रूलर्स थे उनमें लास्ट था. ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी. उसने इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट पर एरिए पर अपना कंट्रोल बनाया था. दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया, जिसे हम इंडिया कहते हैं. आफ्टर हिज डेथ इन 1707 में उसकी डेथ के बाद मैनी मुग़ल गवर्नर, जिन्हें सूबेदार कहा जाता था, एंड बिग जमींदार्स बिगैन एसर्टिंग देयर अथॉरिटी पावर. उसकी डेथ के बाद जो भी गवर्नर थे, जमींदार थे बड़े बड़े, वो अपनी पावर को मनवाने लगे. एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम, और उन्होंने अलग अलग एरिया में अपने अपने किंगडम बना लिए. एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स एमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. और परिणाम स्वरूप इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे रीजनल किंगडम सामने आए. दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर. जैसे कि मुग़लों के समय में था कि दिल्ली एक कंट्रोलिंग प्लेस था, तो वो अब दिल्ली नहीं रहा. बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी आदि 18th सेंचुरी के आते आते, हाउएवर ए न्यू पावर वॉज एमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन, द ब्रिटिश. एक नई पावर सामने आई पॉलिटिकल एरिया में जो कि ब्रिटिश इस नाम से जाने जाते थे. डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी. क्या आपको ये बात पता थी कि ब्रिटिश जो कि यहाँ के रूलर बने इंडिया के, वो एक छोटी सी व्यापार करने की कंपनी के रूप में आए थे. एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, और उनका कोई मन नहीं था कि यहाँ के टेरिटरी पर वो अपना कंट्रोल बनाएंगे. हाउ दैन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ ए वास्ट एम्पायर. फिर ये कैसे हुआ कि इतने बड़े साम्राज्य के वो मालिक बन बैठे. इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट. इस चैप्टर में आपको यही पता चलेगा आखिर ये सब हुआ कैसे. ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारा रूट दिखाया है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और किस जगह से आई थी. यहाँ से, ब्रिटेन से. ब्रिटेन यहाँ है और यहाँ से समुद्र के रास्ते ये लोग आए. ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट. ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में आती है. इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर. चार्टर क्या होता है? विशेष अधिकार वाला रिटन ऑर्डर. मैं लिख देती हूँ, रिटन ऑर्डर विद राइट्स, जिसमें कुछ अधिकार भी दिए हों. ऐसा जो रिटन ऑर्डर होता है उसे चार्टर कहते हैं. फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के रूलर थे उनसे ये ऑर्डर लिया. और वो रूलर कौन थे? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट. और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा अधिकार दे दिया कि वो ईस्ट में जाके व्यापार कर सकते हैं. दिस meant दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कॉम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी. तो इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकती थी. विद दिस चार्टर, इस ऑर्डर के साथ, द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस. ये कंपनी ओशन पार करके, महासागरों को पार करके अपना काम कर सकती थी. लुकिंग फॉर न्यू लैंड, नई नई जगहों पर जा सकती थी. फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट ए चीपर प्राइस, जहाँ से वो सस्ते पैसों पर चीज़ें खरीदती. गुड्स का मतलब सामान खरीदती. एंड कैरी देम बैक टू यूरोप, और उन्हें वापस यूरोप में लेके जाती. टू सेल एट हायर प्राइसेस, ज़्यादा कीमत पे बेचने के लिए. द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज.
और कंपनी को कोई डर तो था ही नहीं कि कोई दूसरी इंग्लैंड की कंपनी उनसे कंपटीशन करेगी। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। जो भी ट्रेडिंग कंपनी थी, मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा है ए बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरीली थ्रू ट्रेड, यानी कि ऐसी कोई बिजनेस की कंपनी जो प्रॉफिट कमाए ट्रेड करके, चीज़ें खरीद कर कम पैसों पर एंड सेलिंग दैम एट हाई प्राइसेस, और ज़्यादा पैसों पर बेच कर। तो उस समय पर कोई भी मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनी जो भी थी वो उनमें कोई कंपटीशन था ही नहीं, सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। डियर का मतलब यहाँ प्रिय नहीं है, डियर का मतलब है महंगा, कॉस्टली। वो सस्ता खरीदती थी और उसे महंगा करके बेचती थी, ज़्यादा पैसों पर बेचती थी। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। लेकिन जो ये रॉयल चार्टर था, ये ऑर्डर था इंग्लैंड का, ये दूसरी यूरोप की कंपनी, क्योंकि यूरोप में तो और भी देश हैं, पोर्चुगल है, फ्रांस है, जर्मनी है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, ये उनको नहीं रोक सकती थी। इंग्लैंड की कंपनी नहीं इनसे कॉम्पीट कर सकती थी, लेकिन और दूसरे कंट्री की तो कर सकती थी ना, तो वो ईस्टर्न मार्केट में आ सकती थी। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सील डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जब सबसे पहली इंग्लिश शिप अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर आई, राउंड द केप ऑफ गुड होप, वहाँ केप ऑफ गुड होप जगह है वहाँ से, एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन पार किया। द पोर्चुगीज हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में, क्योंकि वास्को डी गामा पहले ही रास्ता ढूंढ चुका था इंडिया का, तो वो अपनी यहाँ पर पहले आ चुकी थी, एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और गोवा में उनका बेस था। इनफैक्ट इट वॉज वास्को डी गामा, ए पोर्चुगीज एक्सप्लोरर, हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498। वास्को डी गामा जो कि पोर्चुगल का था, उसने इंडिया का रूट डिस्कवर किया था, सी रूट किया था उसने, समुद्री रास्ता, 1498 में। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन, और 17th सेंचुरी तक जो डच थे वो भी इंडियन ओशन में ट्रेड करने के लिए रास्ते ढूंढने लगे। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन, और इसके शीघ्र बाद ही फ्रेंच भी आ गए, फ्रेंच ट्रेडर्स भी आ गए। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। प्रॉब्लम ये थी सारी कंपनी सेम चीज़ें खरीदना चाहती थी। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन, क्योंकि इंडिया में जो कॉटन थी, जो सिल्क थी इंडिया में, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और उसका बहुत बड़ा मार्केट था यूरोप में। पेपर, काली मिर्चें, क्लोव्स, लौंग, कार्डमम, इलायची, सिनामम, दालचीनी, टू वर इन ग्रेट डिमांड। इनकी डिमांड भी बहुत थी इंग्लैंड में नहीं, यूरोप में। कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनी इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस, और जब इतनी सारी यूरोपियन कंपनीज आ गई तो उनमें प्राइस को लेके कंपटीशन हुआ। एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज, कि वो किस कीमत पे इन चीज़ों को, इन सामान को खरीदें। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट, और इससे प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि जब सारे खरीदने वाले आ गए तो चीज़ें महंगी हो गई, नेचुरल उनका प्रॉफिट कम हो गया। दैट कुड बी अर्न। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वॉज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स। अब ट्रेडिंग कंपनी को फलने फूलने का रास्ता एक ही था कि जो भी उनके कॉम्पिटिटर थे, दुश्मन कॉम्पिटिटर जो उनसे कॉम्पिटिशन कर रहे थे, उन सबको ख़त्म कर दो, हटा दो। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स, मार्केट को सिक्योर बनाना, सुरक्षित बनाना, लेड टू फियर्स बैटल्स। अब लड़ाइयाँ होने लगी बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में। थ्रू द 17th and 18th सेंचुरी, 17th और 18th सेंचुरी के दौरान दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप। क्या करना शुरू किया, वो एक दूसरे की शिप को डुबा दिया करते थे। ब्लॉकएडेड रूट को ब्लॉक कर देते थे। प्रिवेंटेड राइवल शिप फ्रॉम मूविंग विद सप्लाइज गुड्स, और जो उनकी दूसरी राइवल शिप होती थी उन्हें सामान लेके जाने से प्रिवेंट करते थे, रोकते थे। प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोकना।
ट्रेड वॉज कैरीड ऑन विद आर्म्स, और इसीलिए जो ट्रेड था वो हथियार लेके होने लगा। एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन, और जो भी रास्ता था वहाँ पे उन्होंने फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी शुरू कर दी। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट, अब रास्तों को, सेटलमेंट को इस प्रकार से फोर्टिफाई करना, किलेबंदी करना, एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड, और फायदे वाला ट्रेड करने के लिए, ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स, जो लोकल इंडिया के जो रूलर्स थे उनमें उनसे भी लड़ाई होने लगी। द कंपनी देयर फॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स से ट्रेड को अलग करना बहुत मुश्किल हो गया। लेट अस सी हाउ दिस हैपन, अब ये कैसे हुआ ये आप इसमें जानेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में ट्रेड शुरू किया। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651, 1651 में, हुगली एक रिवर है बंगाल में, वहाँ उसके किनारे सबसे पहली अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री लगाई। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच कंपनी ट्रेडर्स नॉन एट द टाइम एज फैक्टर्स, और उस समय कंपनी के ट्रेडर, जिन्हें फैक्टर्स कहते थे, ऑपरेटेड काम करना शुरू कर दिया। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस, फैक्ट्री का एक सामान रखने का वेयर हाउस था, वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड, जहाँ वो सामान को स्टोर करते थे। एंड इट हैड ऑफिसेज, यहाँ ऑफिसेज भी थे, वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, जहाँ कंपनी के ऑफिसर बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर टू कम, कंपनी ने मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को कहा कि वो आए एंड सेटल नियर द फैक्ट्री, और फैक्ट्री के पास में ही बस जाए। बाय 1696 इट बिगैन बिल्डिंग ए फोर्ट, 1696 तक उन्होंने किले बनाना शुरू कर दिया अराउंड द सेटलमेंट, जहाँ पे उनकी फैक्ट्री थी। सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब बस्ती होता है, जहाँ वो लोग बस गए थे उसके आसपास। 2 years लेटर, 2 साल के बाद, इट ब्राइब मुगल ऑफिशियल्स, उन्होंने, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना, उन्होंने मुगल ऑफिसरों को रिश्वत देना शुरू किया। इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस, देखो पहले केवल 3 गांव लिए थे कि 3 गांव पे वो जमींदारी के अधिकार दे दें कंपनी को। वन ऑफ दीज वॉज कालीकट, पहला था कालीकट, विच लेटर ग्रीव इनटू द सिटी ऑफ कैलकटा, जिसे बाद में कैलकटा कहा गया और कोलकाता अब कहा जाता है, एज इट इज़ नॉन टुडे। इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्प्रर औरंगजेब, मुगल एम्प्रर औरंगजेब को इन्होंने ये भी कहा टू इशू ए फरमान, कि वो एक फरमान यानी कि ऑर्डर, रॉयल ऑर्डर इशू करे, ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। ड्यूटी का मतलब यहाँ पर कर्तव्य नहीं है, टैक्स है इसका मतलब, कि कंपनी को वो ये मतलब स्वीकृति दे दे कि वो बिना टैक्स दिए यहाँ पर बिजनेस कर सकें। द कंपनी ट्राइड कॉन्टीन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस, अब कंपनी धीरे धीरे लगातार ज़्यादा प्रेशर बनाने लगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन मिले, छूट मिले। एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, और जो अधिकार उन्हें दिए गए थे उनमें हेर फेर कर सकें। मैनिपुलेट का मतलब होता है हेर फेर करना। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टांस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, अब एग्जाम्पल है उसका कि औरंगजेब ने फरमान जारी किया था कि वो ड्यूटी फ्री बिजनेस कर सकते हैं, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड, लेकिन कंपनी के ऑफिसर जो कि प्राइवेट बिजनेस भी कर रहे थे ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, उनसे ये मांग की गई थी कि वो टैक्स देंगे। दिस दे रिफ्यूज टू पे, लेकिन उन्होंने भी देने से मना कर दिया। कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल, इससे बंगाल को टैक्स का बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, तो जो बंगाल का नवाब था मुर्शीद कुली खान, वो क्यों ना विरोध करता। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, ट्रेड की वजह से लड़ाइयाँ कैसे होने लगी। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी, जो शुरुआत की 18th सेंचुरी थी, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड, कंपनी के और बंगाल के नवाब के बीच में झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ के बाद, द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी होता फ्रीडम,
बंगाल के नवाबों ने अपनी पावर और अपनी जो फ्रीडम थी उसको कहा कि हम मुगलों से अलग हैं, एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट द टाइम। और दूसरी रीजनल पावर भी यही कर रही थी कि अपने आप को मुगलों से अलग कर रहे थे। मुर्शीद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अली वर्दी खान। पहले अपने आप को मुर्शीद कुली खान ने फ्री किया, अपने स्वतंत्र बना लिया, फिर अली वर्दी खान ने, एंड देन सिराजुद्दौला, और फिर सिराजुद्दौला ने एज द नवाब ऑफ बंगाल, कि वो बंगाल के नवाब हैं इस रूप में। ईच वन ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर। ये तीनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग रूलर थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। इन्होंने मना कर दिया कि हम कंपनी को कंसेशन यानी कि कोई रियायत नहीं देंगे। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। और कंपनी को ट्रेड करने का अधिकार चाहिए तो उन्हें ट्रिब्यूट देने पड़ेंगे, भेंट देनी पड़ेगी, गिफ्ट देने पड़ेंगे। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। मिंट कॉइन्स का मतलब पैसे बनाना, कि उन्होंने अधिकार उनसे मना कर दिया। स्टॉप्ड एट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। जो वो किलेबंदी कर रहे थे उसे भी मना कर दिया, तुम बना नहीं सकते। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट। कंपनी पे धोखे का आरोप लगाकर दे क्लेम, उन्होंने दावा किया दैट कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, कि जो कंपनी है वो बंगाल की गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्स के पैसे से वंचित कर रही है। एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब, और नवाब की पावर को कम मान रही है। इट वर रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, वो टैक्स देने से मना कर रही है। राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स, और अपमान भरे लेटर भी लिख रही है। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। नवाब और उसके ऑफिसरों को बेइज्जत करने की कोशिश कर रही है। ह्यूमिलेट का मतलब होता है इंसल्ट। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड। अब कंपनी ने क्या किया, ये डिक्लेयर कर दिया दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी, कि जो लोकल ऑफिसर हैं उनकी डिमांड सही नहीं है और वो कंपनी के ट्रेड को बर्बाद कर रहे हैं। रूइनिंग का मतलब बर्बाद करना। एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली, और ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है इफ़ द ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड, अगर ड्यूटी यानी कि जो टैक्स लगाया था वो हटाया जाए। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड, ये भी कन्विंस किया गया दैट टू एक्सपेंड ट्रेड, के ट्रेड बढ़ाने के लिए इट हैड टू एनलार्ज इट सेटलमेंट, उन्हें अपनी बस्तियाँ बढ़ानी पड़ेंगी। बाय अप विलेजेस, ज़्यादा गांव खरीदने पड़ेंगे। एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स, और अपने किलों को दोबारा और बड़ा बनाना पड़ेगा। द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कन्फ्रंटेशन। अब इन संघर्षों से आमना सामना हुआ, किसका, नवाब का और कंपनी का। एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी, और आखिर में इसका परिणाम क्या हुआ कि प्लासी में बैटल हुआ, लड़ाई हुई। अब हम पढ़ेंगे द बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। वैन अली वर्दी खान डाइड इन 1756, जब 1756 में अली वर्दी खान की डेथ हो गई, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बन गया। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर, कंपनी उसकी पावर के बारे में बड़ी चिंतित थी। एंड कीन ऑन ए पपेट रूलर, और उन्हें एक पपेट रूलर जो कठपुतली की तरह से काम करे, यानी कि कंट्रोल कंपनी के हाथ में और वो काम करे बस नाम के लिए। हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन, और जो उन्हें ट्रेड के कंसेशन यानी कि छूट दे। एंड अदर प्रिविलेज, प्रिविलेज कहते हैं अधिकार, और दूसरे राइट्स दे। सो इट ट्राइड दो विदाउट सक्सेस, इसलिए कंपनी ने कोशिश करी लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। किसमें, टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौलास राइवल्स बिकम द नवाब, कि जो सिराजुद्दौला का दुश्मन था, एनिमी था, वो नवाब बन जाए बंगाल का। एंड इन्फ्यूरेटेड, इन्फ्यूरेटेड का मतलब बहुत गुस्से में, सिराजुद्दौला आज द कंपनी टू स्टॉप मैडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन। मैडलिंग का मतलब हस्तक्षेप करना, कि सिराजुद्दौला ने कंपनी से कहा कि वो अब उनकी जो उनका एरिया है उनके मामलों में, पॉलिटिकल मामलों में टांग अड़ाना बंद करे, स्टॉप फोर्टिफिकेशन, किले बनाना बंद करे, पे द रिवेन्यू, और रिवेन्यू दे। आफ्टर निगोशिएशन फेल, जब बातचीत, निगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत, बातचीत सफल नहीं हुई, द नवाब मार्च्ड विथ 30,000 सोल्जर्स टू द ब्रिटिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। कासिम बाजार में अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, तो 30,000 सोल्जर लेके नवाब वहाँ पहुँचा। कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स, कंपनी के ऑफिसरों को पकड़ लिया। लॉक द वेयर हाउस,
और जो उनका वेयर हाउस था जहाँ वो सामान स्टोर करते थे उसे लॉक लगा दिया। डिसआर्म ऑल इंग्लिश मैन, सभी अंग्रेजों के हथियार छीन लिए। ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स, और जो अंग्रेजों की शिप थी उनका रास्ता बंद कर दिया। देन ही मार्च टू कैलकाटा, फिर वो कैलकाटा की तरफ आगे बढ़ा। टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर, जो वहाँ पे कंपनी का किला था उस पर अपना कंट्रोल लेने के लिए। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कैलकाटा, कैलकाटा पे कंपनी का कंट्रोल ख़त्म हो गया ये न्यूज़ सुनने के बाद, द कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो जो मद्रास में कंपनी के ऑफिसर थे उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के अंडर सेना भेजी। फोर्सेस का मतलब है सेना। री इन्फोर्स बाय नेवल फ्लीट, जिसमें नेवी की शिप भी थी। प्रोलॉन्ग निगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड, नवाब के साथ काफ़ी लंबी लंबी बातचीत हुई। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। प्लासी नाम की जगह पर रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की आर्मी को सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए भेज दिया। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब, नवाब की हार का मेन कारण ये था दैट द फोर्सेज लेड बाय मीर जाफर, वन ऑफ सिराजुद्दौला's कमांडर, जो कि सिराजुद्दौला का ही कमांडर था और मीर जाफर इसका नाम था, वो इन सेनाओं को लीड कर रहा था। नेवर फॉर द बैटल, उसने लड़ाई करी ही नहीं। मतलब सिराजुद्दौला ने जिसे लड़ने के लिए भेजा था मीर जाफर को, उसने लड़ाई की नहीं रॉबर्ट क्लाइव की सेनाओं से। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उससे प्रॉमिस किया था कि सिराजुद्दौला के हारने के बाद वो उसे बंगाल का नवाब बना देगा। आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस, जो प्लासी का बैटल है वो फेमस हो गया बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वन इन इंडिया, क्योंकि ये पहली जीत थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो कि भारत में उन्होंने जीती थी। आफ्टर द डिफीटेड प्लासी, प्लासी में हारने के बाद सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड, सिराजुद्दौला का मर्डर कर दिया गया। एंड मीर जाफर मेड द नवाब, और मीर जाफर को नवाब बना दिया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी अभी भी शासन करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो अपने ट्रेड को बढ़ाए। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्केस्ट, अगर जीते बिना ही ऐसा पॉसिबल हो जाए, थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स, जो लोकल रूलर थे उनकी हेल्प से, हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस, जो कि कंपनी को सारे अधिकार देने को तैयार थे, देन टेरिटरीज नीड नॉट टू बी टेकन डायरेक्टली, तो किसी भी टेरिटरी पे, किसी भी एरिए पे कंपनी को अपना कंट्रोल बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सारे राइट व्यापार करने के तो मिल ही जाते उन्हें। सून द कंपनी डिस्कवर्ड, जल्दी ही अब कंपनी को यह भी पता चल गया दैट दिस वॉज रेदर डिफिकल्ट, कि ऐसा संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है ये। फॉर इवन द पपेट नवाब वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू मी, क्योंकि उन्होंने जो खाली कठपुतली वाले नवाब बनाए थे ना, मतलब वो ये नहीं कठपुतली थी, वो थे नवाब, लेकिन उनका कंट्रोल कंपनी के हाथ में था, कि वो वैसे नहीं थे जैसा कि कंपनी उन्हें यूज़ करना चाहती थी। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन ए बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी, क्योंकि नवाबों को अपनी थोड़ी इज्जत रखनी थी, सॉवरेंटी अधिकार चाहिए थे। इफ़ दे वांटेड रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब है प्रजा, अगर उन्हें अपने लोगों से सम्मान चाहिए था। व्हाट कुड द कंपनी डू, अब कंपनी क्या करे। व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड, जब मीर जाफर ने विरोध किया, द कंपनी डिपोज हिम, डिपोज का मतलब हटाना, कंपनी ने उसे भी हटा दिया। एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस, उसकी जगह पे मीर कासिम को बना दिया। व्हेन मीर कासिम कंप्लेन, जब मीर कासिम ने शिकायत की, ही इन टर्न वर डिफीटेड इन ए बैटल, उसे एक युद्ध में हरा दिया गया जिसे कि बक्सर में लड़ा गया था 1764 में। ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल, बंगाल से उसे बाहर, जो कि बंगाल से बाहर उसे भगा दिया। एंड मीर जाफर वो रीइंस्टॉल्ड, और मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना दिया। द नवाब हैड टू पे 5 मिलियन एवरी मंथ, नवाब को 5 मिलियन रुपीज़ हर महीने देने होते थे कंपनी को,
बट द कंपनी वांटेड मोर मनी, लेकिन कंपनी को और ज़्यादा पैसा चाहिए था टू फाइनेंस इट्स वार, अपने वार को करने के लिए और लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड, और ट्रेड की डिमांड को पूरा करने के लिए, एंड इट्स अदर एक्सपेंसिव, जो दूसरे खर्चे थे उन्हें पूरा करने के लिए। इट वांटेड मोर टेरिटरी, ज़्यादा जगह चाहिए थी कंपनी को, मोर रिवेन्यू, ज़्यादा टैक्स चाहिए था। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765 में, जब मीर जाफर की डेथ हो गई, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, कंपनी का मूड ही बदल गया। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब, क्योंकि जो उसने कठपुतली के रूप में नवाब बनाए थे, जो केवल नाम के थे, वो उसके मतलब के नहीं थे, वो उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे थे कंपनी के हिसाब से। तो रॉबर्ट क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब अवरसेल्फ, हम तो खुद नवाब बनेंगे इंडिया के। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, मुगल एम्परर ने कंपनी को बंगाल के प्रोविंसेस का दीवान नियुक्त कर दिया। द दीवानी अलाउड द कंपनी, अब ये दीवानी की जो स्टेटस था उससे कंपनी को ये परमिशन मिल गई टू यूज़ द वास्ट रिवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, कि बंगाल से उन्हें जो भी टैक्स मिलेगा वो उसे यूज़ कर सकते हैं। दिस सोल्ड ए मेजर प्रॉब्लम, इससे उनकी बड़ी समस्या हल हो गई। दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस, वो समस्या जो कंपनी के सामने आ रही थी। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड, अर्ली 18th सेंचुरी तक इंडिया के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड काफ़ी बढ़ चुका था। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर, लेकिन इसे इंडिया से सारा सामान सोने और चांदी से खरीदना होता था, इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, जिसे वो ब्रिटेन से लेके आते थे। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, और ये वो समय था, उस समय ब्रिटेन के पास कोई भी सामान ऐसा नहीं था जो वो इंडिया में बेच सके। इंडिया से खरीदते थे लेकिन इंडिया में बेचने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के बैटल के बाद जो ब्रिटेन से गोल्ड का आना था इंडिया में वो स्लो हो गया। एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी, और जब दीवानी का उन्हें हक मिल गया अब तो बिल्कुल ही बंद हो गया, उन्हें गोल्ड लाने की इंग्लैंड से जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें वही इंडिया से इतना रिवेन्यू मिलने लगा। नाउ रिवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनीज एक्सपेंसेस, क्योंकि उन्हें इंडिया से जो भी टैक्स मिल रहे थे उससे इतना पैसा आता था कि उनके सारे खर्चे पूरे हो जाते थे। दीज रिवेन्यूज कुड बी यूज टू परचेज कॉटन, वो इस रिवेन्यू से कॉटन खरीदते, सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, जो कि सिल्क बहुत अच्छी होती थी यहाँ की, वो खरीदते इंडिया से, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, और इंडिया की सिपाहियों से लड़ने के लिए अपनी सेना भी इसी पैसे से बनाते थे। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट, और कंपनी के किले भी इसी इंडिया से कमाए हुए पैसे से बनाते थे, और ऑफिसेस बनाए उन्होंने कैलकाटा में। कंपनी ऑफिशियल बिकम नबोब्स, कंपनी के जो ऑफिसर थे अब उन्हें नबोब कहा जाने लगा। वॉट डिड इट मीन टू बी नवाब्स, इसका नवाब होने का क्या मतलब था? इट मैंट ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर, इसका मतलब यही था कंपनी ने और ज़्यादा पावर ले ली, अथॉरिटी ले ली। बट इट ऑल्सो मैंट समथिंग एल्स, का मतलब कुछ और भी था। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब, कंपनी के जितने भी सर्वेंट थे वो नवाबों की तरह से रहने लगे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के बैटल के बाद द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स टू गिव लैंड, जो बंगाल के असली नवाब थे उन्हें विवश किया गया कि वो लैंड दें, एंड वो सम्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा दें गिफ्ट के रूप में, टू कंपनी ऑफिसर्स। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमास, अमास का मतलब इकट्ठा किया, ए फॉर्चून इन इंडिया, रॉबर्ट क्लाइव ने, जो कि क्लर्क था बस केवल, उसने इंडिया में बहुत पैसा इकट्ठा किया। ही हैड कम टू मद्रास, वो मद्रास में आया था जिसे चेन्नई कहते हैं, फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 में आया था वो, एट द एज ऑफ 18, उस समय उसकी एज केवल थी 18 ईयर्स। 1767 में इंडिया छोड़ा तो जो उसकी इंडिया से कमाई हुई दौलत थी वो थी 401,102 पाउंड्स, ये पाउंड का निशान है। इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, जब 1764 में उसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया,
ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। तो उससे कहा गया कि कंपनी में जो करप्शन चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, वो उसे ख़त्म करे। बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन्ड इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। लेकिन खुद उससे सवाल पूछे गए 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट हेल्थ, जो कि उसकी इतनी ज़्यादा धन दौलत को देखकर खुद उस पर ही शक कर रही थी। ऑल्दो ही वॉज एक्विटेड, यद्यपि उसे भ्रष्टाचार के दोष से मुक्त कर दिया गया। ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. कंपनी के सारे ऑफिसर क्लाइव की तरह से पैसा कमाने में सफल नहीं हुए। Many died at an early death in India. बहुत सारे तो उनमें से इंडिया में मर गए ड्यू टू डिजीज, बीमारियों की वजह से, एंड वार, या फिर युद्ध की वजह से। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट, और उन सबको भ्रष्ट या डिसऑनेस्ट भी नहीं माना जा सकता। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, उनमें से काफ़ी सारे तो थोड़ी ऐसे छोटे परिवारों से आए थे। एंड देयर अपर मोस्ट डिजायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया, और उनकी इच्छा बस यही थी कि वो यहाँ बहुत पैसा कमाएं। रिटर्न टू इंग्लैंड, वापस चले जाएं इंग्लैंड में, एंड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, और आराम की ज़िंदगी जिए। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ, जो पैसा लेके लौट गए, लैड फ्लैशी लाइव्स, उन्होंने काफ़ी अच्छा जीवन जिया। एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेज, फ्लॉन्टेड का मतलब दिखावा करना, और अपनी धन दौलत का दिखावा भी किया इंग्लैंड में जाके। देवर कॉल्ड नबोब्स, उन्हें नबोब कहा जाता था। एंड एंग्लिसाइज वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, जो कि इंडियन में, जिसे इंडिया में से नवाब कहा जाता था, उसका अंग्रेजी वर्जन था। दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी, उन्हें अक्सर ब्रिटिश सोसाइटी में आगे बढ़ने वाले के रूप में माना जाता था। एंड वर रिडिक्यूल्ड, या उनके मजाक भी बनाई जाती थी, और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स, और नाटक और कार्टून में उनकी मजाक भी बनती थी, उनके ऊपर हंसा जाता था।